जिस कैफियत का इजहार मोहतरम प्रोफेसर आमिरुल्लाह ख़ान साहब अभी कर रहे थे, तो इसी बात को कलीम आजिज़ ने कहा था कि वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या ख़बर के वफ़ा है क्या, तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तो ये थे मोहतरम जनाब आमिरुल्लाह ख़ान साहब, और बहुत ही बुनियादी और अहम निकात की तरफ उन्होंने रहनुमाई की। बज़्म सुखनवरा हैदराबाद में एक बज़्म है और उसके ज़िम्मेदार हैं प्रोफेसर आमिरुल्लाह ख़ान साहब, और लामकां को मकां अता करते हैं। जी मोहतरम हज़रात, आज के इस प्रोग्राम के वक़ार और एतबार के लिए ये बात काफ़ी है कि हम सब के बुज़ुर्ग और माइनॉरिटीज़ और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के लिए दिमाग की तरह काम करने वाली शख्सियत प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके इखलास की अलामत है कि जब उनके सामने इस फ़ेलोशिप का ज़िक्र आया, उन्होंने अनकंडीशनली इस प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और अल्लाह का शुक्र है आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन आज के दौर में ये खूबी कमयाब नहीं नायाब हुई जा रही है कि वो हकीकी मानों में इंसान है। और शायर ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। तो इसी दर्द दिल के अमीन और पासदार मोहतरम जनाब प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं इस पूरे इज्तिमा की तरफ से उन्हें दावत सुखन पेश करता हूँ। मोहतरम प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब। यहाँ बहुत सी अहम शख्सियतें मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद बानईम साहब, जो तेलंगाना की बहुत ही मोतबर तंजीम मजलिस इल्मिया के नायब नाज़िम हैं, मैं उनसे बसद अदब ख्वाहिश करता हूँ कि शहनशी पर तशरीफ़ लाएँ हमारे लिए। आइए। ऑनरेबल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान साहब, आमिर भाई, मुजीब भाई, आबिदीन साहब, ख़वातीन व हज़रात, and concerned citizens, visionaries worried about the future of India, moving, we all wish, in the direction of inclusiveness. I'm really honored and privileged to be a part of this launching function of a major idea of bringing modernity, technology, the concern for communal harmony and inclusive India to the people who are responsible for leading the religious beliefs, interpreting them, taking them to the people. मैं समझता हूँ कि जैसे मुजीब भाई और आमिर भाई ने कहा कि एक तरफ तो रिलीजियस मजहबी डिस्कोर्स है, स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन है, लोगों तक पहुँचाना, उसमें जो एसेंशियल वैल्यूज़ हैं उसको कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ में अगर ये महसूस किया जाता है कि एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगैलिटी, क्या प्रोग्राम्स हैं, सोशल डेवलपमेंट क्या है, उन दोनों को अगर मिलाया जाए एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज मेड अवेलेबल विद द कंसर्न फॉर द कम्युनल हार्मनी एंड इंक्लूसिवनेस, ये बहुत बड़ा एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा। आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे एक दोस्त मुझसे पूछा कि इस विज़न के बारे में जिसमें तुम जा रहे हो, मैंने बताया एक मेजर सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसमें कोशिश यही की जाएगी कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए
मुस्लिम कम्युनिटी में जो काम कर रहे हैं इनिशियल फेजेस में, तो यह है उन्हें हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी दे सकें, उनके कम्युनिटी के साथ में काम करने की जो एक फ्रेमवर्क है वो दे सकें, और जिस तरह मुजीब भाई ने कहा द बेस्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज वो उनको मिल सके। निश्चित रूप से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम होगा, और मैं समझता हूँ कि ये इंक्लूसिव इंडिया के तरफ आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो इस हालत के जिक्र आमिर भाई ने किया, टेंशन्स हैं, कुछ बयानबाजी होती है हमारे फेथ लीडर्स से, उनकी वजह से कंट्रोवर्सी होती है, गलत फहमियाँ टेंशन्स में बदल जाती हैं। ऐसे सिचुएशन मुझे लगता है कि रिलीजियस फेथ, डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ढालने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे मार्क्सिस्ट दोस्त ने कहा तो आप हैदराबाद जा रहे हैं यहाँ मुस्लिम लीडरशिप को समझाने के लिए किस तरह से मॉडर्निटी को लाना चाहिए, कि आप नहीं समझते कि हिंदू मजहबी जो लीडर है उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। अगर गलत फहमियाँ हो रही हैं तो उनका जिम्मेदारी इस समय तो काफ़ी हद तक हिंदू लीडर्स पर पड़ता है। तो आप बनारस क्यों नहीं जाते, अब हरिद्वार क्यों नहीं जा रहे हैं, अब हैदराबाद जाके मुस्लिम लीडरशिप को क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी उनके डोर स्टेप पर आना चाहिए। सही है, मेरे ऊपर उन्होंने व्यंग्यात्मक कमेंट किया, सार्कास्टिक कमेंट किया, तो मैंने कहा देखिए जिस दिन मेरे पास कोई दावत आएगी हिंदू परिषद से या किसी भी संस्था से, मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ बिजनेस प्रिंसिपल्स, मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ रिलीजियस प्रिंसिपल, और दोनों में अगर कन्वर्जेंस न हो तो निश्चित रूप से एक डिस्कॉर्डेंस आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। इसलिए अगर ये पूछे जाए कि क्या आप मैसेज क्या दे रहे हैं, मेरे दोस्त ने कहा कि साहब मुस्लिम लीडरशिप को, रिलीजियस लीडरशिप को समझाने की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के बारे में बड़े मिथ्स हैं, बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। अभी मैंने एक स्टडी किया है, डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। कोरोना के पीरियड में कितने मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाए गए कि इन कम्युनिटी की वजह से ये हो रहा है, ये इन्होंने ये किया। तो हमने उसको देखा कि क्या उसका लेबर मार्केट को फ़र्क पड़ता है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसके ज़रिए सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग मज़हबों के बारे में जो फैलाया जाता है, उसका क्या वाकई कोई असर होता है या लोग पढ़ के हंस के भूल जाते हैं। हमारी स्टडी बताती है कि असर लेबर मार्केट पे बुरा पड़ा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड पीरियड में बढ़ गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा शहरों में मुस्लिम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि जो मजहबी कन्फ्यूजन्स हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है, और हर रिलीजन में जो फेथ लीडरशिप है उसको, उसके लिए एक विंडो खोलनी ज़रूरी है कि हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को, लीगल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स को, इंटरनेशनल जस्टिस को, इन सारी चीज़ों को उन तक पहुंचा सके। मैं दो वाक़या आपको सामने रखूंगा। असगर अली इंजीनियर एक सोशल विजनरी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में मेरी गुफ्तगू हुई उनसे। उन्होंने कहा इस्लाम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रिलीजन है। उन्होंने बाकी रिलीजियस मज़हबों से कंपेयर करके बताया कि मॉडर्निटी इसके अंदर भरी हुई है, लेकिन जैसा मुझे भाई कह रहे थे ये पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे जो मौलाना है वो समझा नहीं पा रहे हैं इसमें मॉडर्निटी क्या है। उनको कभी कभी उनको इंटरप्रिटेशन करना भी नहीं आता, उनको गलतफहमी हो जाती है। एक और जीनत अली है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। उन्होंने एक सेशन में कहा कि इस्लाम में महिलाओं का, वुमन का जगह जो है बहुत ही हाई है।
और दूसरे रिलीजन के तुलना में भी ऊपर है, शादी के मामले में, घर के डिसीजन के मामले में। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप समझते हैं कि कुरान में औरतों का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि अगर हायर एजुकेशन में देखें वैसे ही मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, महिलाओं को तो और भी कम है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखें, स्कूल में अटेंडेंस को देखें, महिलाओं का अटेंडेंस काफ़ी कम है लेबर मार्केट में हर जगह पे। यहाँ भी आप देखिए बहुत कम महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कभी सालों से कह रही हूँ कि महिलाओं का स्थान कुरान में, हमारे रिलीजन बहुत ऊंचा है। तो मैंने कहा क्या वजह है कि अभी तक 25 साल से आप ये लिख रही हैं लेकिन पहुंचा क्यों नहीं। मुझे उनको मैंने बताया कि सही मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मीडियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर आप रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की बात है तो कोई असगर अली इंजीनियर के पास नहीं जाने वाले हैं कि मुझे बताइए इसका मजहबी इंटरप्रिटेशन क्या है। कोई अमिताभ कुंडू के पास में आके दे नहीं गएगा उपनिषद को समझाइए, और मेरे कहने से वो फर्क भी नहीं पड़ता। जरूरत यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो ग्रास रूट पे जिंदगी लगा दी, जिस तरह आमिर भाई ने बताया, लेकिन मिलता बहुत बहुत कम है, उनको अगर आप उनके जरिए से अगर आप इस मैसेज को पहुंचाएं कि इस्लाम में मॉडर्निटी है, इस्लाम में महिलाओं की जगह ऊंचा है, लेकिन इसको बताने के लिए सिर्फ एकेडमिक प्रोफेसर अपने कंप्यूटर में काम करके नहीं कर सकते। इसके लिए एक लार्जर फ्रेमवर्क चाहिए, लार्जर डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। और मुझे लगता है ये जो शुरुआत, जो लॉन्च आज किया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्यू इंटरनेशनल, उसका रिपोर्ट आया है 2019 में, वो कोविड के पहले। उसमें ये बताया कि हमारे मुल्क में 30,000 एडल्ट लोगों की सर्वे किया। इंडिया में 95% लोग रिलीजियस अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, और 82% लोग ये मानते हैं कि दूसरे मजहब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारा सर्वे कहता है, प्यू इंटरनेशनल का 2019 का। उसके बावजूद भी ये टेंशन्स क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप यूरोप को देखें, फ्रांस में 12% लोग कहते हैं हम मजहबी हैं, जर्मनी में ऐसा 18 है, मैक्सिमम 50 है। लेकिन टेंशन्स वहां भी हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे यहां कुछ ज्यादा है कि रिलीजियसिटी के साथ में टेंशन्स क्यों बढ़ना चाहिए। एक रॉबर्ट एडलहर्ट, उन्होंने पिछले 20 साल के आंकड़ों को देख के, स्टैटिस्टिक्स को देखकर उन्होंने बताया कि ज्यों ज्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है त्यों त्यों रिलीजियसिटी कम हो जाता है। जब मुफलिसी हो, गरीबी हो, तब लोगों का डिपेंडेंस ऑन रिलीजन वो बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों आदमी प्रगति करता है, जैसे कि सोवियत यूनियन जब टूट गई, बहुत सारे मुल्कों में गरीबी आ गई, मुफलिसी आ गई, तो रिलीजियसिटी बढ़ गई। कोविड के पीरियड में अमेरिका में चर्च के सामने लाइन लंबी लंबी हो गई, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ने से जो है रिलीजन पर डिपेंडेंस बढ़ जाता है। यूरोप में भी ये हुआ, जहाँ जहाँ परेशानियाँ बढ़ती हैं तहाँ तहाँ हम देखते हैं कि रिलीजियसिटी बढ़ जाता है, और जहाँ प्रगति होती है वहाँ फिर डिपेंडेंस कम हो जाता है। तो अगर आप देखें, विशियस सर्कल है। रिलीजन आपको डिसिप्लिन सिखाता है, नॉर्म सिखाता है। इतनी सारी परेशानियों के बाद में रिलीजन को बहुत गालियाँ दी जाती है यहाँ से कि रिलीजन की वजह से ये हो रहा है, फिर भी सारे सोशोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वैल्यूज़ को प्रमोट करने में रिलीजन का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कुछ रिलीजियस लीडर्स का ये है कि हमारे रिलीजन का फेथ तो कम हो जाएगा अगर तरक्की हो गई, तो उनका इंटरेस्ट है कि लोग कुछ, काफ़ी मैंने देखा है रिलीजियस लीडर्स चाहते हैं कि अगर गरीबी में ही रहे, अगर वल्नरेबल ही रहे, तो उसमें हमें फ़ायदा है। मैं जानता हूँ बहुत सारे पंडितों को बताएंगे आपके घर में बिल्ली मर गई, आपको तो
ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट रहता है कि गरीबी का एक्सप्लॉयटेशन होता है रिलीजियस लीडर के अंदर। कम्युनिटी में मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स बनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि रिलीजन का एक रिलीजियस लीडर्स का गांव में, डिस्ट्रिक्ट, शहरों में, कि उनका इंटरेस्ट ये है कि लोग अगर परेशान रहें तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ये जो काडर हम पैदा करेंगे रिलीजियस लीडर्स का, उसमें एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव होगा। वो कहेंगे नहीं, आपकी मुफलिसी का फ़ायदा नहीं उठाना है, आपकी तरक्की चाहिए और डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क के अंदर चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आया है, वो भी पिछले महीने मैंने देखा। उसमें ये बताते हैं कि जिन मुल्कों में रिलीजियोसिटी ज़्यादा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कंबोडिया और इंडिया, वहाँ करप्शन का इंडेक्स जो है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कहता है, वो काफ़ी हाई है। और जहाँ रिलीजियोसिटी कम है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वहाँ आप देखते हैं कि रिलीजियोसिटी कम है लेकिन करप्शन लेवल जो है वो हाई नहीं है। करप्शन के साथ में रिलीजियोसिटी का एक पॉजिटिव कोरिलेशन निकलता है कि जहाँ रिलीजियोसिटी हाई है वहाँ पर करप्शन बढ़ जाता है। ये भी लगता है ये रिलीजियस लीडर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रिलीजियस स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट न करना या मॉडर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम को सही ढंग से कॉन्टेक्चुअलाइज न करना, इसकी वजह से ये गलतफहमी है कि रिलीजन के वजह से करप्शन का लेवल बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। मैं मुजीब साहब से आज दोपहर को जिक्र कर रहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है। आपको देखना है कि फेलोशिप जो है लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करे। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अगर कैप्चर हो गया तो उसमें परेशानियां आ सकती हैं। किस तरह से आप एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को लाकर आप रिलीजियस नॉर्म्स एंड टीचिंग्स में डाल सकें ताकि एक इंक्लूसिव इंडिया की तरह हम बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस चैलेंज को आपने स्वीकार किया और जैसे मुजीब साहब ने बताया अलग अलग जिलों से वेलकम किया गया कि बहुत अच्छा मूव है कि हमारे रिलीजियस लीडरशिप के पास में ये नया डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव आएगा। उन्होंने ये नहीं समझा कि हमें ये बताया जा रहा है कि आपको विद इन द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आना है। मुझे इस बात की गर्व है, खुशी है कि ये शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि दूसरे मज़हबों को आपने कवर करने का वैसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ऑल इंडिया लेवल पर वेलकम किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका स्वागत करेंगे भी। आमिर भाई ने हमें बताया कि इस समय बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं। मैं जानता हूं कि एक दो इंसान के कुछ करने से सारा कौम बदनाम हो जाती है। सारे लोगों को कहते हैं ये हो गया, ये कैसे हो गया, इस कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कम्युनिटी में 5 ऐसे इविल डेविल पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक कलेक्टिवली अगर मुस्लिम कम्युनिटी तेलंगाना में तय कर रही है कि हमें एक मॉडर्निटी को लाने के लिए कोशिश करेंगे, इंक्लूसिव इंडिया को बनाने की हम कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये जो परेशानियां जिसको हम झेल रहे हैं वो निश्चित रूप से सबके लिए परेशानी है। एनी कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज वरिड। तो मैं भी, चूंकि सबने एक शेर सुनाया, मैं भी आपको एक कविता सुनाता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये जो दर्द, जो परेशानियां जो है ये पहाड़ की तरफ बढ़ गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की है। इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा इस हिमालय से लावा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से ज्वाला निकलनी चाहिए, नहीं कहा। ये जो नया एक्सपेरिमेंट है
इससे एक गंगा निकलनी चाहिए जो सारे देश में एक कौम अमन का एक मैसेज पहुंचा सके। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।